नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है दो ध्रुवीयता का अंत, चैप्टर 2 ट्वेल्थ क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि हम दो ध्रुवीयता के अंतर्गत पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़ चुके हैं। ये इस वीडियो का पार्ट 4 है, क्योंकि सेकंड चैप्टर के अंतर्गत ही थर्ड चैप्टर को भी मर्ज कर दिया गया है, जो हमारा पहले था समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। उस चैप्टर में से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह सेकंड चैप्टर में ऐड कर दिए गए हैं, इसलिए न्यू टॉपिक जो है एडेड इन सेकंड चैप्टर, ये थर्ड चैप्टर को ही मर्ज किया गया है। इस चैनल पे आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जा रहा है, जो 30% रिड्यूस हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, एक ध्रुवीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य कारण लिखो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन था, इसे सेकंड चैप्टर में जो है मिला दिया गया है, इसलिए हमारा ये सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन हो गया है। अब सेकंड क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में सबसे बड़े 3 अवरोधों का विश्लेषण कीजिए। ये थर्ड चैप्टर का ही क्वेश्चन था, बट अब इसे भी सेकंड चैप्टर में मिला दिया गया है। गेट 100 आउट ऑफ 100 इन पॉलिटिकल साइंस। बहुत ही आसानी से आप अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं और मेरी तरह 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकते हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं और रेगुलर रहते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको इस वीडियो के आंसर का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और यदि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप इंस्टा मुझे से फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर की पॉलिटिकल साइंस की पीडीएफ को ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि ट्वेल्थ क्लास बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा हो। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, एक ध्रुवीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य कारण लिखो। ठीक है, या आ सकता है पेपर में कि विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 कारकों का परीक्षण कीजिए। अर्थात विश्व की जो राजनीति है उसमें अमेरिकी वर्चस्व के लिए कौन से 3 कारक उत्तरदायी हैं, परीक्षण करना है उसका। सबसे पहले आंसर है, एक ध्रुवीय व्यवस्था का अर्थ क्या है। 1980 के अंतर्गत एवं 1990 के दशक के प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक परिवर्तन आए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबसे बड़ा परिवर्तन सोवियत संघ का विघटन एवं शीत युद्ध की समाप्ति था। कहा गया है कि एक ध्रुवीय व्यवस्था का अर्थ क्या है, विश्व में एक ही ध्रुव का होना, क्योंकि शीत युद्ध की समाप्ति से पहले विश्व में 2 ध्रुव थे, अर्थात अमेरिका और सोवियत संघ। बट सोवियत संघ के विघटन के पश्चात विश्व में 2 ध्रुवीय व्यवस्था समाप्त हो गई और विश्व में केवल एक ही ध्रुव रह गया। और यह व्यवस्था जो है 1990 के बाद देखी जा सकती है, अर्थात 1980 के दशक के अंत, मतलब 1980 के दशक के अंत में और 1990 के दशक के प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ था, व्यापक परिवर्तन आए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या था कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। ठीक है, 1990 तक सोवियत संघ का विघटन हो गया एवं शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हो गया वैसे ही शीत युद्ध भी समाप्त हो गया। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सक्रियता भी थोड़ी कम हो गई। जैसे ही शीत युद्ध समाप्त हुआ, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सक्रियता में भी कमी आई। पूर्वी यूरोप के अधिकांश साम्यवादी देशों में आतंकवादी हवा चलने लगी। जो पूर्वी यूरोप के अधिकांश साम्यवादी देश थे उसमें आतंकवादी हवा चलने लगी। इन परिस्थितियों ने विश्व को बहुध्रुवीय के स्थान पर एक ध्रुवीय बनाने में मदद करी। मतलब ये परिस्थितियाँ कैसी थी कि शीत युद्ध समाप्त हो चुका, विश्व में केवल एक ही ध्रुव बचा है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सक्रियता भी कम हो गई, इसके साथ साथ साम्यवादी देशों में आतंकवाद की हवा चलने लगी। ये सभी परिस्थितियाँ क्या थी, बहुध्रुवीय व्यवस्था को एक ध्रुवीयता में परिवर्तित कर दी गई। ठीक है, एक ध्रुवीय विश्व का नेता कौन था, अमेरिका, क्योंकि उसे किसी भी अन्य शक्ति से चुनौती नहीं मिल पा रही थी। किसे, अमेरिका को किसी अन्य शक्ति से चुनौती नहीं मिल पा रही थी 1990 के पश्चात। अतः वह विश्व राजनीति में एक ही महाशक्ति रह गया, जिसके कारण विश्व एक ध्रुवीय होता चला गया। अब हम पढ़ेंगे एक ध्रुवीय व्यवस्था के मुख्य कारण, किस कारण जो है विश्व एक ध्रुवीय हो गया। 1990 के दशक में विश्व के एक ध्रुवीय होने के निम्नलिखित कारण थे। सबसे पहले है शीत युद्ध की समाप्ति। शीत युद्ध की समाप्ति ने विश्व को एक ध्रुवीय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो गया। शीत युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ, अर्थात सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ के विघटन के परिणामस्वरूप रूस ने सोवियत संघ का स्थान लिया, परंतु रूस सोवियत संघ जितना शक्तिशाली कभी नहीं रहा।
इन सब कारणों से अमेरिका विश्व में एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा, जिससे विश्व एक ध्रुवीय बन गया, क्योंकि अमेरिका को कोई भी देश चुनौती देने की स्थिति में नहीं था। इसमें यह कहा गया है कि 1991 के दशक तक शीत युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो गया और विश्व में एक ही महाशक्ति बची, जिसका नाम था अमेरिका। ठीक है। और रूस ने सोवियत संघ का स्थान लिया, परंतु रूस जो है सोवियत संघ जितना शक्तिशाली कभी नहीं रहा। इन सभी कारणों से जो अमेरिका विश्व में एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा, विश्व एक ध्रुवीय बन गया और कोई भी देश जो है अमेरिका को चुनौती देने के लिए सक्षम स्थिति में नहीं है। ठीक है। सेकंड पॉइंट हम पढ़ते हैं, रूस की कमजोर स्थिति। जैसे कि ऊपर वर्णन कर चुके हैं कि सोवियत संघ के पतन के बाद उसका स्थान रूस ने ले लिया। जब सोवियत संघ का पतन हो गया तो इसका स्थान किसने ले लिया? रूस ने लिया। परंतु रूस कभी भी सोवियत संघ जितना प्रभावशाली स्थिति प्राप्त नहीं कर सका। इसके कारण अमेरिका पर अंकुश लगाने वाली कोई शक्ति नहीं थी, जिसके कारण विश्व पर अमेरिका का प्रभाव बढ़ता ही गया और विश्व एक ध्रुवीय हो गया। इसमें यही कहा गया है कि रूस की बहुत ही कमजोर स्थिति थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस जो है उत्तराधिकारी के रूप में उभरा, बट ये जो है सोवियत संघ जितना प्रभावकारी नहीं था, शक्तिशाली नहीं था, इसलिए अमेरिका को कोई चुनौती नहीं दे पाया। अब हम पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट, पूर्वी यूरोप में परिवर्तन। सोवियत संघ के पतन के बाद पूर्वी यूरोप में कई ऐसे परिवर्तन हुए जिससे अमेरिका का प्रभाव विश्व राजनीति में बढ़ता चला गया। पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश जो पहले सोवियत संघ के प्रभाव में थे, धीरे धीरे साम्यवाद के प्रभाव से बाहर आकर पश्चिमी यूरोप के पूंजीवादी देशों से अपने संबंध बनाने लगे। ये क्या करने लगे? साम्यवाद के प्रभाव से बाहर आके पश्चिमी यूरोप से पूंजीवादी देशों से अपने संबंध बनाने लगे। यह परिवर्तन विश्व राजनीति में अमेरिका का प्रभाव बढ़ाने वाले साबित हुए। यह सभी परिवर्तन क्या हुए कि विश्व राजनीति में अमेरिका का जो प्रभाव है वह बढ़ाने वाले साबित हुए। फोर्थ पॉइंट है, साम्यवादी देशों में उदारवादी परिवर्तन। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात न केवल पूर्वी यूरोप में साम्यवादी देशों में उदारवादी परिवर्तन हुए, बल्कि विश्व के अन्य साम्यवादी देशों में भी उदारवादी परिवर्तन हुए, जिससे अमेरिका की भूमिका विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण हो गई। ठीक है। कहने का अर्थ यह है कि बहुत सारे देश थे, यहाँ तक कि पूर्वी यूरोप में परिवर्तन हुआ, अर्थात पूर्वी यूरोप के देशों ने भी इनकी पूंजीवादी विचारधारा को अपनाया और अमेरिका के पथ पर अग्रसर हुए। उसी तरह बहुत सारे अन्य साम्यवादी थे जिनमें उदारवादी परिवर्तन हुए, मतलब उन्होंने भी अमेरिका की तरह उदारवादी नीतियों को अपनाया, उदारवादी परिवर्तन किए, जिससे अमेरिका की भूमिका विश्व राजनीति में और भी महत्वपूर्ण हो गई। एक ध्रुवीय व्यवस्था का अब हम पढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट, नाटो का विस्तार। शीत युद्ध के प्रारंभिक वर्षों में अमेरिका ने नाटो का निर्माण किया। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका ने नाटो को न केवल बनाए रखा, बल्कि इसका साम्यवादी देशों में विस्तार करा। मतलब बहुत सारे देश जो है नाटो के सदस्य बन गए। वर्तमान समय में भी रूस भी नाटो का सदस्य है। अतः स्पष्ट है कि नाटो के और अधिक विस्तार एवं शक्तिशाली होने से अमेरिका की विश्व राजनीति में धमक और अधिक बढ़ी है और विश्व जो एक ध्रुवीय हो गया। सिक्स पॉइंट हम पढ़ते हैं, जिसके कारण विश्व एक ध्रुवीय बना। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका का प्रभाव लगातार बढ़ता गया। संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या है? अमेरिका का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका के शक्तिशाली होने का एक कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महत्व में कमी आना है, कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उसके भी महत्व में कमी आ रही है। विश्व में साम्यवादी विचारधारा के पतन एवं उदारवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार ने भी अमेरिका को शक्तिशाली बनाया है, कि सभी देश जो है अब उदारवादी विचारधारा को अपना रहे हैं। अमेरिका ने शक्तिशाली होने के लिए स्वयं अनेक प्रयास किए, बहुत सारे प्रयास करे अमेरिका ने शक्तिशाली होने के लिए। आतंकवाद की समस्या ने अमेरिका की शक्ति में वृद्धि करी है। जो आतंकवाद की समस्या है उसने भी अमेरिका की शक्ति में वृद्धि करी है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिसके कारण विश्व जो है एक ध्रुवीय व्यवस्था की ओर परिवर्तित हो गया। एक ध्रुवीयता का संक्षेप में अर्थ क्या है कि विश्व में एक ही महाशक्ति होना जो अमेरिका है। एक ध्रुवीय व्यवस्था के मुख्य कारण क्या है कि शीत युद्ध समाप्त हो गया, रूस की बहुत ही कमज़ोर स्थिति थी, पूर्वी यूरोप में परिवर्तन हुए अर्थात इन्होंने पूंजीवादी विचारधारा को अपनाया, साम्यवादी देशों में उदारवादी परिवर्तन हुए अर्थात इन्होंने भी उदारवाद को अपनाया, इसके साथ साथ नाटो का विस्तार हुआ। ठीक है। और साथ ही संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका का प्रभाव लगातार बढ़ता गया। अमेरिका के शक्तिशाली होने का एक कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महत्व में भी कमी आना, क्योंकि जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व कम हो गया तो अमेरिका और अधिक शक्तिशाली हो गया। इसके साथ साथ उदारवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार, अमेरिका ने खुद भी बहुत सारे प्रयास करे हैं शक्तिशाली होने के लिए, और आतंकवाद की समस्या ने भी अमेरिका की शक्ति में वृद्धि करी है।
ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और प्लीज़ अगर मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम पढ़ते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, और मैं आपको दावा कर सकती हूँ कि आपको मेरे चैनल पर बेस्ट आंसर्स मिलेंगे और गारंटी के साथ वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में सबसे बड़े 3 अवरोधों का विश्लेषण कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमेरिका का जो वर्चस्व है, वर्चस्व का अर्थ क्या होता है? शक्ति, प्रभुत्व। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? शक्ति या प्रभुत्व। तो इसमें यही कहा गया है कि अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में सबसे बड़े 3 अवरोधों का विश्लेषण कीजिए जो अमेरिका की शक्ति पर नियंत्रण करते हैं, अवरोध लगाते हैं। तो हम देखते हैं इसका आंसर। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अमेरिका बहुत शक्तिशाली देश है, विशेषकर शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात। अर्थात जो शीत युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद अमेरिका बहुत ही शक्तिशाली देश हो गया है। विश्व की प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय घटना, चाहे आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो या कोई अन्य, सभी पर अमेरिका के प्रभाव को देखा जा सकता है। चाहे कोई घटना आर्थिक हो या राजनीतिक हो या सांस्कृतिक हो या कोई अन्य हो, सभी पर अमेरिका का प्रभाव हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। परंतु इस प्रभाव पर कुछ सीमाएं भी हैं। इन प्रभाव पर क्या है? कुछ सीमाएं हैं। ऐतिहासिक तौर पर कोई भी साम्राज्य अजय नहीं रहा है। इसमें यह कहा गया है कि कोई भी साम्राज्य जो अजय नहीं है, भले ही अमेरिका हर चीज़ में शक्तिशाली हो। लगभग सभी साम्राज्यों का समय के साथ साथ नाश हो गया है। कोई भी साम्राज्य हो, सबका जो है समय के साथ साथ नाश हुआ है। इसी तरह अमेरिका की व्यवस्था में कुछ इस प्रकार की सीमाएं हैं। जो अमेरिका बहुत ही शक्तिशाली है, इस पर भी कुछ रोक है, कुछ सीमाएं हैं जो उसे आगे बढ़ने से रोकती है, जो उसे मतलब अति करने से, किसी चीज़ की अति करने से रोकती है। अब हम देखते हैं इसके 3 अवरोध वो कौन कौन से हैं। अमेरिकी वर्चस्व की राह में मुख्य रूप से 3 व्यवधान हैं। 3 व्यवधान कौन से हैं, अर्थात 3 रोक कौन सी है? अमेरिका की संस्थागत बनावट। अमेरिकी वर्चस्व का प्रथम व्यवधान अमेरिका की ही स्वयं संस्थागत बनावट है। अमेरिका में सरकार के तीनों अंग एक दूसरे से स्वतंत्र हैं तथा कार्यपालिका अमेरिकी सैनिक अभियानों पर अंकुश लगाता है। था जो शासन करने और कार्य करने की विधि है, उसमें जो है सरकार के तीनों अंग स्वतंत्र हैं एक दूसरे से, बट जो कार्यपालिका जो है अमेरिकी सैनिक अभियानों पर अंकुश लगाती है। सेकंड है उन्मुक्त समाज। अमेरिकी वर्चस्व की राह में दूसरा व्यवधान है, दूसरी रोक-टोक क्या है? वहाँ का उन्मुक्त समाज। अमेरिकी उन्मुक्त समाज में शासन के उद्देश्यों और ढंगों को लेकर संदेह बना रहता है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो व्यवधान है वह है अमेरिकी वर्चस्व के मार्ग में तीसरा महत्वपूर्ण व्यवधान है नाटो। और आने वाले दिनों में अमेरिकी वर्चस्व को नाटो द्वारा ही कम किया जा सकता है, क्योंकि नाटो के बहुत सारे देश सदस्य हैं। तो ये सभी देश मिलकर फैसला लेते हैं कि हमें किस देश में हस्तक्षेप करना है, किस देश में कार्रवाई करनी है और किस देश में कार्रवाई नहीं करनी है। भविष्य में नाटो अमेरिकी वर्चस्व के मार्ग का सबसे बड़ा व्यवधान साबित हो सकता है। ठीक है, इस वीडियो के हमने दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, अर्थात एक ध्रुवीय व्यवस्था क्या है उसके कारण, और दूसरा अमेरिकी वर्चस्व के मार्ग में 3 व्यवधान। ये थर्ड चैप्टर था जो सेकंड चैप्टर में मर्ज किया गया है, इसलिए इसको अब सेकंड चैप्टर में ही पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस थे उसे, और पार्ट 4 में वो क्वेश्चन लिए गए हैं जो मर्ज किए गए हैं, और पार्ट 5 में हम वह पढ़ाएंगे जो नया ऐड किया गया है। तो आप वह भी वीडियो ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके सभी पार्ट्स में सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लिए गए हैं। सेकंड चैप्टर इसलिए थोड़ा लॉन्ग है क्योंकि इसमें थर्ड चैप्टर भी ऐड किए गए हैं और न्यू टॉपिक्स भी ऐड किए हैं। तो आप पूरी वीडियोज़ देखें और इसी से पढ़ें, इसी से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।